हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। हम योगिता सिंह, पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, आज हम जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो न्यायपालिका चल रहा था। उसकी एक वीडियो आपके पास आ गई होगी। तो आगे हमें ये जो चैप्टर है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपके 3 पार्ट आएंगे वीडियो की। ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम जितने भी आपका सेकंड पार्ट में टॉपिक क्लियर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, उनके जजों के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको कैसे हटाया जाता है, ये हमने टॉपिक क्लियर कर लिए थे। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे बनती है। तो अब हमारा आज का टॉपिक है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उनके क्षेत्राधिकार कहाँ है कि कौन से क्षेत्राधिकार में अपने जो ये कार्य करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। इनकी सीमाएं होती हैं कि किस लिमिट तक काम करना, तो वो लिमिट जो है हमारे संविधान में लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जो भी कुछ उनके अधिकार हैं, सीमाएं हैं, सब जो है हमारे संविधान में लिखित है। अभी देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहला तो है मौलिक, फिर अपीली, फिर सलाहकारी। मौलिक में संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा, ये इनका मौलिक अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। फिर अपीली में क्या है, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, जो दीवानी फौजदारी के मुकदमे होते हैं। सलाहकारी में क्या है, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। और रिट क्या है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। जो भी एक व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को लेकर रिट जारी करता है, उस चीज़ का अधिकार जो है, क्षेत्राधिकार जो है वो न्यायालय के पास है। अब विशेषाधिकार क्या है, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीग पिटिशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति, ये जो है अपीली में होती है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों में से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं, यानी राज्य या संघीय से जो संबंधित मुकदमे होते हैं वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों में संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर निर्णय की भूमिका निभा देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में कोई कानूनी विवाद होता है तो उन विवादों को जो हल करने की जिम्मेदारी होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मामले में को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है, बाकी कोई दूसरा न्यायालय हल नहीं कर सकता। ना कोई जिला न्यायालय, ना कोई जो है हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसका अधिकार है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय में होती है, ना अधीनस्थ न्यायालय में। आपने इस अधिकार का प्रयोग अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकार की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो ये इनका सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है कि राज्यों के बीच में आपसी विवाद या संघ और राज्य के बीच में आपसी विवाद की समस्याओं को निपटाना। अब हम बात करते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट क्या है? जैसे कि आपके मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उसे रिट डालना कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मान लिया उसे हाई कोर्ट से या जिला कोर्ट से जो उसे नहीं संतुष्टि मिली, तो वो रिट जारी कर सकता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय में भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अब बात करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार की। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध
यानी कि कोई काम उच्च न्यायालय में उसका नहीं हुआ है तो उसके विरुद्ध जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। मान लो उसके कोई काम खारिज हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट से कोई काम नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा देती है तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि उस मुकदमे को अपील के लिए वो अपने पास बुला ले। ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मुकदमे पर दोबारा से पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानूनी संविधान का यह अर्थ नहीं है कि जो निचली अदालत ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय भी उस निर्णय को बदल सकता है, यानी कि इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय के मुकदमे को दोबारा से पुनर्विचार के लिए अपने पास रखता है, उसे देखता है, अगर उसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय के विरुद्ध भी वो जा सकता है और अपने फैसला भी दे सकता है। अब है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता? इसकी दो उपयोगिता है। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले और इसके बाद कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय विधेयक को समुचित संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद 137 में है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 144 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। पिछले पेजों पे हमने पढ़ा था कि यह अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझाने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वह स्वयं ही देखता है। अब आपका अगला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा पर दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले के अधिक ज़्यादा जनमुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलते हैं इसको। आखिर जनहित याचिका क्या है, हम इसको पहले क्लियर करेंगे। और ये कब और कैसे शुरू हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया है। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय में एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करना निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुकदमे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और इसे अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार में संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमे की बाढ़ सी आ गई जिसे जनसेवा की भावना रखने वाले
नागरिकों अथवा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकार की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अन्य मुकदमों पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उसे मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों का आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। अब इसमें देखो कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएं हैं, ये आप थोड़ा सा इसके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, यदि उनमें से उन्हें सज़ा हो जाती तो वे भी उनकी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर करी। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसनैरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को एक पत्र भेजा। इससे बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन था। न्यायाधीश ने उस याचिका को मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने का प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के नाम से जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना है कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अलावा 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका के उन मामलों पर भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत का शरण नहीं ले सकते थे। इन उद्देश्यों से पूरी पूर्ति के लिए न्यायालय की जनसेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन, वकील को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ये याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी। न्याय सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी बदलने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया, लोकतांत्रिक बनाया और न्याय कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इससे ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार एक नकारात्मक पहलू भी हैं। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा और दूसरे न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया। न्यायालय समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका का हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामले में की जांच करना, चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के 3 अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का यह अधिकार है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों को क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। न्यायपालिका सक्रियता में इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर टॉपिक है बीच में एक न्यायाधीश है। नागरिकों को एक समूह जनयाचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर के नगर पालिका के अधिकारियों की झुग्गी झोपड़ियाँ, मतलब आप एक न्यायाधीश है तो आपके सामने एक याचिका आती है कि वो ये बोलता है कि वह शहर की नगर पालिका और अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दे, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनका जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश है तो आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित मुद्दा है या नहीं। तो यहाँ पर हम पहले अधिकार की बात करेंगे कि सबको जीवन जीने का अधिकार है।
तो इसमें सबसे पहले इस बातों को रखा जाता है कि पहले उनके जीवन के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों आज हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया है न्यायपालिका और अधिकार। ये हम अगले अपने थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है आपको अपने वीडियो को बहुत देखना है और अपने चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।